21 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कवर करेंगे 12 जनवरी की न्यूज़ से, जहाँ पे न्यूज़ आई थी डी नोटिफाइड ट्राइब की। क्या होता है डी नोटिफाइड ट्राइब? ब्रिटिश परेड में जब भी कहीं कुछ क्राइम हो जाए, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कुछ ट्राइब्स को अरेस्ट करती थी। उनके लिए बाद में बनाया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने वो एक्ट हटा दिया, उसको बना दिया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952। लेकिन ये कुछ ट्राइब थे, इनको कहीं भी हमने लिस्टेड नहीं कर दिया था, ना एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में। तो इनको कहा गया डी नोटिफाइड ट्राइब। डी नोटिफाइड ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब एंड नोमैडिक ट्राइब। ये सोसाइटी का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS2 पॉलिसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। इनके सामने कुछ इश्यूज है, जैसे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से इनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। कास्ट सेंसस में इनको काउंट नहीं किया जाता। साथ ही सब कोटा नहीं मिलता पब्लिक एजुकेशन में, साथ ही एम्प्लॉयमेंट में। इनके लिए 2015 में एक कमीशन आया था, इदाती कमीशन। नाम था उसका नेशनल कमीशन फॉर DNT, NT, SNT। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था आप क्लासिफिकेशन कीजिए इस कम्युनिटी का। आज की जो न्यूज़ है ये इसी की बात करती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी का। साथ ही काउंट कीजिए, इनके लिए एक सेपरेट कॉलम बना दीजिए कास्ट सेंसस में। आप इनको सब कोटा दीजिए अंडर SC, ST, OBC के लिस्ट में, जहाँ पे इनको मिलेगा एजुकेशन, साथ ही एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने कहा था इंडिया में 1526 डिनोटिफाइड ट्राइब है, लेकिन अभी तक हमने 269 ट्राइब को, डिनोटिफाइड ट्राइब को किसी भी कैटेगरी में ऐड नहीं किया है, ना SC, ना ST, ना OBC। इनके वेलफेयर के लिए कुछ मैकेनिज्म है। एक आता है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT, SNT एंड NT। दूसरा आता है एक स्कीम है, सीड स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, NT, SNT कम्युनिटीज़ का। इसके माध्यम से इस नोटिफाइड ट्राइब को मिलता है असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग के लिए। लेकिन ये जो बोर्ड है, साथ ही जो स्कीम है, यहाँ पे कुछ इशू आ जाते हैं जो लैक कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन को। पेपर पे अच्छा काम हो रहा है स्कीम का, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही फाइनेंस एंड बजट का इशू आ जाता है। आज की जो न्यूज़ है ये इसी को कवर करती है। इन्हीं ट्राइब को, डिनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब को इन्होंने कुछ कैटेगरी में ऐड कर दिया है। अब चलते आगे। ये केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन GS1 सोसाइटी, GS2 पॉलिसी, इतनी केस स्टडी या किसी ऐसी का इंट्रोडक्शन आप इस केस स्टडी से कर सकते हैं। क्या है देखते हैं। राइजिंग फ्रॉम एशेस। कोई टीचर है सुमित कुमार, जो आते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। इनकी एक पाठशाला है, उसका नाम है अपन पाठशाला। जहाँ तक उन्होंने एजुकेट किया है स्लम चिल्ड्रन को एट अ क्रेमेशन ग्राउंड, मतलब स्मशान में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, अब पढ़ाते हैं। इन्होंने ट्रांसफॉर्म किए लाइव्स ऑफ देश अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। इनको ऑफर देता है आप ब्रेक कीजिए अपनी साइकिल ऑफ पॉवर्टी की, साथ ही आप परस्यू कीजिए अपना ड्रीम। यहाँ पे एक क्रेमेशन ग्राउंड है जिसको कहा जाता है मुक्ति धाम। यहाँ पे ये प्रोवाइड करते एजुकेशन टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी को। मेड दिस अनकन्वेंशनल जो स्पेस यहाँ का, ये बेकन ऑफ होप, मतलब एक आशा की किरण बन जाता है। इसकी स्टोरी क्या थी? 2017 में ये इन्होंने इस जगह पर विजिट की थी, जब ये किसी दोस्त के ग्रैंडफादर के अंत यात्रा को, फंडरल को यहाँ आए थे। तब उन्होंने देखा यहाँ के जो बच्चे वो फूड मांग रहे थे, मनी मांग रहे थे बॉडी के पास में से लोगों को। तब उन्होंने पूछा बच्चों को आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा है बच्चों ने हम पढ़ाई करके क्या करेंगे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस बच्चों को यही पढ़ा दूँ, मुझे एक स्पेस भी मिल जाएगा, स्टूडेंट को टीचर मिल जाएगा। यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते उनकी पेरेंट का ऑक्यूपेशन काफ़ी छोटा है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई कचरा जमा करता है, कोई सीवरेज क्लीनर है। एक लड़की है, नाम है राधिका कुमारी, जो कक्षा 7 में पढ़ती। उसके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वो कहती है मुझे पता है एक क्रेमेशन ग्राउंड है, लेकिन मेरा फोकस हमेशा मेरे टीचर पे रहा है, मेरे टीचर क्या पढ़ाते। मेरे लिए लोकेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा एजुकेशन, मेरी पढ़ाई। एक लड़का है मोहम्मद मुबारक, जिसके फादर गार्बेज कलेक्टर है। उसने कहा मैं कभी स्कूल नहीं गया,
लेकिन जब से यहाँ पे मैंने क्लास अटेंड करना शुरू किया है, मैं सीख चुका हूँ पढ़ना और लिखना। एग्जाम्पल हम कोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ से हमें दो कीवर्ड मिलते हैं। एक आता है मुल्ला पेरियार डैम, दूसरा आता है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। मुल्ला पेरियार डैम जो लोकेटेड है पेरियार रिवर पे, जो आता है केरला में। ये लोकेटेड है केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट करता है बाय तमिलनाडु। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। मुल्ला पेरियार डैम की हिस्ट्री क्या है उसमें हमें जानने की जरूरत नहीं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अगला कीवर्ड आता है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का। भारत में जितने भी बड़े बड़े डैम हैं उनकी सेफ्टी का काम इस एक्ट के माध्यम इस एक्ट के अंडर होता है। इस एक्ट में एक कमेटी बनाई गई है, नाम है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जिसके चेयरमैन होते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन। ये भी एक प्री की लाइन हमें यहाँ से मिलती है, जिसमें स्टेट के सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। साथ ही 3 स्पेशलिस्ट होते हैं जो आते हैं फील्ड ऑफ डैम सेफ्टी से। इस कमेटी का फंक्शन है आप पॉलिसी, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड पे काम कीजिए जो प्रिवेंट कर सकते हैं डिजास्टर रिलेटेड टू डैम फेलियर। साथ ही मेंटेन कीजिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को। अब चलते हैं आगे। यूजीसी का एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है जो बात करता है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सेंटर की या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसके वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को। यूजीसी का ये गाइडलाइंस है, अभी ड्राफ्ट है, जब ये फाइनल बन जाएगा तब इस पर फिर से बात करेंगे। और स्टेट का क्या इश्यू है, स्टेट का कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी है जो हमारे एक्ट के अंडर बनी है हम उसको रेगुलेट करेंगे। साथ ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का ये आर्टिकल हम एक जगह मर्ज करके पढ़ेंगे। इसके राइटर है PDT आचार्य, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के। यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट भी कवर होते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ड्राफ्ट कहता है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इनका 2010 में एक रेगुलेशन आया था जहाँ पे वीसी की सिलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था ओनली फ्रॉम एकेडमिक्स, जिनका मिनिमम एक्सपीरियंस है 10 सालों का, प्रोफेसर को हम उनको वीसी बना देंगे, आप इनको वीसी बना दीजिए। लेकिन अभी का जो ड्राफ्ट है 2025 का, इन्होंने कहा है जो भी प्रोफेशनल जिनको 10+ सालों ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही पब्लिक पॉलिसी में, आप इनको वीसी अपॉइंट कीजिए। इसी बात पे कुछ स्टेट है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा हम ना हमारे हिसाब से जो 2010 का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। यूजीसी एक्ट 1956, ये टॉपिक हम कवर करेंगे GS2 में, जहाँ पे टॉपिक आता है वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड देयर फंक्शन मैंडेट। यूजीसी एक्ट को बने हुए पूरे हो गए 70 साल, तो डेफिनेटली प्रीलिम में या मेंस में यूजीसी पे क्वेश्चन बन सकता है। एक्ट में प्रोविजन दिया है फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में एक्ट मैंडेट देता है आप प्रमोट कीजिए, साथ ही कोऑर्डिनेट कीजिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। डिटरमाइन करना है, मेंटेन करना है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग का, एग्जामिनेशन का, साथ ही रिसर्च का इन यूनिवर्सिटीज़ में। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट क्या बन जाता है, उन्होंने पूछा है राइटर ने, वेदर रेगुलेशन मेड बाय यूजीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेंट विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन राइटर का कहना है एक्ट नॉट कंटेन एनी प्रोविजन जो बात करता हो सिलेक्शन की एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी की। राइटर का कहना है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एक्ट का क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज़, साथ ही प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो यूनियन के अंडर में हो, स्टेट के अंडर में हो, वो इस्टेब्लिश हुई है अंडर स्टैट्यू मेड बाय व रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। मतलब किसी यूनिवर्सिटी को एक तो यूनियन ने अपने एक्ट के माध्यम से बनाया हो या फिर स्टेट ने वहाँ पे उसको लॉ बनाया हो। इस वजह से इट इज़ अ लेजिस्लेचर, मतलब विधान वहाँ की जो असेंबली है या यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट, ये प्रिस्क्राइब कर सकती है क्वालिफिकेशन, उनका सिलेक्शन, साथ ही कंडीशन ऑफ वीसी की। ये यूजीसी का काम बिल्कुल नहीं है। तो सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी कैन नॉट बी कंसिडर, इसको हम मान नहीं सकते कि ये एक ऐसे काम है जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। इनडायरेक्टली यही बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरेश पाटिल केस में कही थी, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट को ऐड किया था। मतलब आपको
वीसी का अपॉइंटमेंट करना, इसका और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाता है, क्या वेदर अ रेगुलेशन कैन ओवर राइड कर सकता है एन एक्ट पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यूजीसी का रेगुलेशन किसी स्टेट लॉ को पास कर सकता है क्या, ओवर राइड कर सकता है क्या। तो सुरेश पाटिल केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात कही गई थी। मतलब एक एक्ट बन जाता है, उसके माध्यम से डिफरेंट अथॉरिटी को पावर मिल जाती है कि आप अपना काम कीजिए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें कहा था कैनॉट ओवरराइड प्लेनरी लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगला पॉइंट आता है आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे बात करेगी रिपगेंसी की। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर का कोई लॉ है जो स्टेट लॉ को ओवरराइड कर देता है, या स्टेट का कोई लॉ सेंटर के लॉ पे ओवरराइड कर देता है, तो स्टेट का लॉ वाइड हो जाएगा, वो हट जाएगा। लेकिन आर्टिकल में पूछना है बट इज अ रेगुलेशन मेड बाय यूजीसी, जो यूजीसी का ड्राफ्ट आया है ये क्या सेंट्रल लॉ है विथ मीनिंग ऑफ आर्टिकल 254। तो अब ये ड्राफ्ट है, जब फाइनल बन जाएगा तब फिर से देखेंगे। अब चलते आगे। ये आर्टिकल में से कुछ प्रीलिम पॉइंट बनते, साथ ही GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से शुरू होता है मुंबई, फिर आता है मुद्रा जो गुजरात में एक प्राइवेट पोर्ट है, फिर आता है जेबेल अली पोर्ट जो UAE है, अल गुफेत फोर्ट जो UAE है, सऊदी अरेबिया के दो प्लेस है रियाद एंड हरदा, इसराइल का हैफा पोर्ट है, साथ ही ग्रीस का पिरेयस पोर्ट है। यहाँ से पेयर मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे पोर्ट के नाम हो सकते हैं, यहाँ पे कंट्री के नाम हो सकते हैं, हमें राइट पेयर को मैच करना है। क्या है आर्टिकल देखते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक एम्बिशियस विजन है, जहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे 3 वाइटल रीजन को थ्रू एडवांस फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जहाँ पे हम डेवलप करेंगे इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट, जिसमें रेलवे हो सकता है, शिपिंग नेटवर्क भी है, साथ ही मैरीटाइम कनेक्शन भी है। मतलब रेलवे भी डेवलप हो जाएगी, शिपिंग नेटवर्क भी चलेगा, साथ ही मैरीटाइम कनेक्शन भी बढ़ेगा। हम इस्टेब्लिश करेंगे क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देंगे, साथ ही हाइड्रोजन पाइपलाइन बना देंगे। हम बनाएंगे डिजिटल कम्युनिकेशन केबल इस IMEC के अंडर में, इस वजह से इन्हांस हो सकता है ट्रेड कनेक्टिविटी, साथ ही रिड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। हम डाइवर्सिफाई करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन में, इस वजह से प्रोमोट हो सकता है डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट कंट्री में, जैसे इंडिया, US, UAE, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन। ये इस्टेब्लिश करेंगे एक कॉम्पेलिंग अल्टरनेटिव टू चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, जिसका फोकस रहेगा मोर बैलेंस ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में, जहाँ पे वेस्टर्न के डेमोक्रेटिक वैल्यूज और मार्केट प्रिंसिपल काम करेगा। लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंज आते हैं। हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो हर कंट्री की पॉलिटिकल विल अलग है, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अलग है। साथ ही यहाँ पे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएंगी वो अदर कंट्री के अदर नेशनल प्रायोरिटी को बाजू में कर सकती है। अगला आता है हमें चाहिए प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट, लेकिन इस वजह से एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट अप्रोचेस से फ्रांस इसको देखता है एक इकोनॉमिक पोटेंशियल, UAE एंड सऊदी अरेबिया इसको देखता है जो अपने रिलेशन अच्छे कर सकता है वेस्ट कंट्री के साथ में। इसका कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है क्रिएट करना इकोनॉमिक लैंडस्केप के सामने, इस वजह से टेंशन बढ़ सकता है या फिर पॉलिटिकल फ्रिक्शन हो सकती है पार्टिसिपेटिंग नेशन में, क्योंकि सबका अप्रोच देखने का अलग है इस प्रोजेक्ट की तरह। लेकिन इंडिया को इसके कुछ एडवांटेज हो सकते हैं। हम हमारा ट्रेड कॉस्ट कम कर सकते हैं, साथ ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैरीटाइम लॉजिस्टिक को। हम रिड्यूस करेंगे वनरेबिलिटी टू पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन, जहाँ पे होती है सुएज कैनाल, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं हौती ट्राइब्स हमेशा अटैक करते हैं, हौती ट्राइब्स जो MN में एक्टिवेट है। साथ ही अल्सो क्रिएट कॉम्पलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्रीज FDI, इस वजह से इंडिया में FDI बढ़ सकता है। अलो करता है इंडिया को आप अपने रिलेशन डिप्लोमेटिक टाइज अच्छी कीजिए वेस्ट एशिया साथ ही यूरोपियन कंट्री के साथ, तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। यहाँ पे बात कही गई है ग्रीन हाइड्रोजन की। प्रोजेक्ट में
इस IMAC में ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन की बात कही गई है। हमारा मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, एक स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट है हमारे इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में, साथ ही डिकार्बोनेशन एफर्ट्स में। हम डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, स्टोरेज में, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में काम आ जाए। हेल्प हो सकता है कार्बन इमिशन को कम करना, डिक्रीज करना है डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल पे, हमारे इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। साथ ही यहाँ पे हम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ये आर्टिकल इतना ही था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ कहीं प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मेंस में इनडायरेक्टली हम ये पॉइंट यूज करेंगे। अभी कल सुनवाई पूरी हुई थी RG का रेप एंड मर्डर केस में। उसमें वहाँ पे जज थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नाम है उनका अनिर्बन दास। उन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जो मॉडर्न जस्टिस की बात करता है वो फोकस रहता है हमारा, हमें हटना है, हमें वी मस्ट राइज अबव प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत एंड लाइफ के बदले लाइफ। हमें इससे दूर निकल जाना चाहिए, हमें इससे और ऊपर आना चाहिए। हमारी ड्यूटी नॉट टू मच ब्रूटलिटी विथ ब्रूटलिटी, आपने कितनी हिंसा की है उससे ज़्यादा दुगना हिंसा हम करेंगे, ये बात हमारी नहीं है। हमें इवॉल्व करना है ह्यूमैनिटी को थ्रू विजडम, कंपैशन एंड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस को। कोई भी सोसाइटी कब होती है सिविलाइज, इनका कहना है लाइज नॉट इन इट्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट रिवेंज, बदला लेना किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का सिंबल नहीं है, बट इज कैपेसिटी रिफॉर्म, रिहेबिलिट एंड अल्टीमेटली टू हील। हमें सारे जख्म भर देने हैं। ये पॉइंट हम मेंस में यूज कर सकते हैं, इथिक्स में, ऐसे में। अब चलते आगे। 4 जनवरी को साथ ही कल हमने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की बात कही थी, जहाँ पे अगर किसी प्रोजेक्ट एग्जाम्पल एक देखते, यह है गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी। इन कंपनी ने 4-5 बैंकों से लोन लिया था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी वेंडर से जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। समझेंगे SBI, ICICI एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने इनसे लोन लिया था, या फिर ये कोई जो एयरप्लेन के पार्ट बेचता, इनसे इन्होंने का पैसा लिया था, मटेरियल लिया था। अब पता चला कि ये कंपनी डूब चुकी है, तो इन लोगों का, इन बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा वापस कैसे जाएगा? तब गो फर्स्ट चले गए थे NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। हमने देखा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी को 2016 में आया था, जिसको पूरे हो गए 10 साल। तो डेफिनेटली UPSC प्रीलिम में या मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है GS3 में। इसमें एक स्ट्रक्चर आता है, फर्स्ट आता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आपको इशू हो रहे हैं बिजनेस चलाने में या लोन रिपे करने में, आप चल जाइए NCLT के पास। इस केस में गो फर्स्ट भी NCLT के पास जा सकता है स्टार्टिंग में, या फिर ये जितने बैंक है वो भी NCLT के पास जा सकते हैं। NCLT में कुछ जुडिशियल मेंबर आते हैं, कुछ टेक्निकल मेंबर आते हैं, ये अपना जजमेंट देते हैं। अभी गो फर्स्ट के केस में NCLT ने अपना जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आप ना जो गो फर्स्ट एयरलाइन से उसको आप लिक्विडेट कर दीजिए, मतलब इसको तोड़ दीजिए, और इनका जितना पैसा लिया सबका आप उनका लोन रिपे कर दीजिए। लेकिन आपको अगर NCLT का जजमेंट ठीक नहीं लगा तो आप अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर यहाँ पे भी ठीक लगा नहीं तो आप चल जाइए सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे हमें अगला क्यूड मिलता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का, COC। मतलब अगर SBI लोन मांगने जाता है गो फर्स्ट के पास, ICICI अलग जाता है, कोटक बैंक अलग जाता है, या कोई वेंडर अलग जाता है गो फर्स्ट एयरलाइन के पास, तो सबको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो डिसाइड करते हैं क्यों ना हम एक जगह सब मिलके चले जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए। तो बनाते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, COC। ये इंसॉल्वेंसी फाइल कर देते NCLT के पास, जिसमें आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वेंडर। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पे। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए।